कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कल दिल्ली में हुई हिंसक घटना की निंदा की। प्रदेश के किसानों को आंदोलन से अलग होने का किया आह्वान। कल दिल्ली में हुई हिंसक घटना के मद्देनजर प्रदेश भर में हाई अलर्ट जारी। पुलिस महानिदेशक ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने कोरोना महामारी के चलते 10वीं और 12वीं कक्षाओं का पाठ्यक्रम 30% तक कम करने का लिया निर्णय। और भारत ने कोरोना के विरुद्ध संघर्ष में महत्वपूर्ण पड़ाव किया पार। अब तक 20,29,000 से अधिक लोगों का किया गया टीकाकरण। नमस्कार, मैं ऋतु कौशिक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों, पुलिस आयुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि वे पूरी तरह चौकस रहें, जिससे राज्य में कानून व्यवस्था के हालात न बिगड़ने पाएं। कल उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता के दौरान मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हुई घटनाओं को देखते हुए संबंधित अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कल दिल्ली में हुए किसान आंदोलन के दौरान हिंसक घटनाओं की निंदा की। उन्होंने आंदोलनकारी किसानों से अपील करते हुए कहा कि वे अपने अपने घरों को लौट जाएं। उन्होंने कहा कि इस समय हम सभी को मिलकर असामाजिक तत्वों के इरादों को विफल करने की आवश्यकता है। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कल दिल्ली में हुई हिंसा की घटना की निंदा करते हुए प्रदेश के किसानों से कहा कि वे इस आंदोलन से अलग हो जाएं, क्योंकि आंदोलन किसानों के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन को देश विरोधी ताकतें चला रही हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के हित में कुछ भी करने के लिए तैयार है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उसे भी इस मामले को लेकर आम लोगों से माफी मांगनी चाहिए। हर परिवार से एक आध सैनिक बॉर्डर पर इस तिरंगे के लिए अपनी जीवन न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है। उनसे मेरी प्रार्थना है कि आप इस आंदोलन से अलग हो जाएं। ये आंदोलन किसानों के हित के लिए नहीं है। इसके पीछे देश के मान सम्मान को चैलेंज करने वाले लोग हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि कल की घटना के बाद हरियाणा का किसान इस आंदोलन से अलग हो जाएगा। विपक्ष ने बहुत अच्छी हरकतें की हैं पिछले 2 महीने में। जो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते, चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करते हैं। विपक्ष को भी अब इधर उधर की बातें करने की बजाय देश के आम नागरिक से अपनी क्षमा मांगनी चाहिए कि उनसे गलती हुई है। दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर हुए उपद्रव के पश्चात हरियाणा पुलिस ने प्रदेश भर में हाई अलर्ट कर दिया है। पुलिस महानिदेशक मनोज यादव ने बताया कि हाई अलर्ट के मुताबिक कोई भी व्यक्ति अगर हिंसा करने का प्रयास करेगा या सरकारी व निजी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचाएगा तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कल की घटना के बाद हजारों की संख्या में ट्रैक्टर, कारें और बस जो दिल्ली ट्रैक्टर मार्च के लिए गए थे वो वापस जा रहे हैं। हरियाणा पुलिस विभाग के सभी अधिकारियों को यातायात व्यवस्था का सुचारू प्रबंध करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि कोई भी अप्रिय घटना न हो। कोई भी व्यक्ति यदि किसी प्रकार का कोई हिंसा करने का प्रयास करेगा या सरकारी प्रॉपर्टी को या प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये निर्देश हमने दिए हैं। हरियाणा पुलिस हर गतिविधि पर नजर लगाए हुए है। हरियाणा महानिदेशक यादव ने कहा कि हरियाणा पुलिस पूरी तरह से हर परिस्थिति के लिए तैयार व मुस्तैद है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें। एक प्रश्न के जवाब में महानिदेशक ने कहा कि इंटरनेट पूरी तरह से कहीं पर भी बंद नहीं किया गया है। इस पर कुछ समय के लिए रोक लगाई गई थी, जिसे आगे बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। हमसे अपील करूंगा कि लोग किसी भी तरह की अफवाह पे ध्यान न दें। हरियाणा पुलिस पूरी तरह से सतर्क और सजग है। पूरा इंटरनेट कहीं भी बंद नहीं किया है। जो सिर्फ मोबाइल इंटरनेट है उसको रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। कल शाम से हमारे जो होम सेक्रेटरी हैं श्री राजीव अरोड़ा, उनके आदेश से।
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि सीबीएसई की तर्ज पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा अप्रैल माह में ली जाने वाली 10वीं और 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाओं का पाठ्यक्रम 30% तक कम करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि सभी विषयों के प्रश्न पत्रों में से 50% प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप रखे जाएंगे। बोर्ड चेयरमैन ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर की नीट व अन्य मेडिकल व इंजीनियरिंग संबंधी परीक्षाओं में भी सीबीएसई द्वारा कम किए गए 30% पाठ्यक्रम के आधार पर परीक्षाएं होंगी। उन्होंने बताया कि ये निर्णय कोरोना महामारी के चलते किए गए हैं ताकि प्रदेश के छात्र राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में ना पिछड़े। इस प्रकार से सीबीएसई ने जो भी सिलेबस कम किया था 30%, हमने हूबहू उसी को 30% सिलेबस को कम किया है, क्योंकि हमारे बच्चे भी जेईई और नीट के एग्जाम में, राष्ट्रीय एग्जाम जो होते हैं इस प्रकार के उन्हें देते हैं, तो किसी कारण से हमारे बच्चों के अंक कम ना रह जाएं, क्योंकि जो सिलेबस में पेपर नीट का और जेईई का जो एग्जाम आना है उसमें यदि सरकार कम तय करती है तो हमारे बच्चे भी उसी को कम तय करते हुए किसी कारण से अंकों में कम न रह जाए, तो हमने सीबीएसई वाले को आधार मानते हुए 30% कम किया है। 20 नंबर का इंटरनल होता है, 80 मार्क्स का एक्सटर्नल होता है, उसमें से 40 अंक के ऑब्जेक्टिव सवाल आएंगे। उसमें खालिस्तान भी हो सकते हैं, वन वर्ड भी हो सकता है और मल्टीपल चॉइस भी हो सकता है। कोरोना वैक्सीनेशन के प्रथम चरण में जींद में चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी और आशा वर्कर को वैक्सीन लगाई गई। टीकाकरण में भाग लेने वाले स्वास्थ्यकर्मियों ने बताया कि उन्हें वैक्सीन से किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई है और इससे घबराने की जरूरत नहीं है। जिला जींद स्वास्थ्य विभाग के उप सिविल सर्जन डॉक्टर गोपाल गोयल ने बताया कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और वैक्सीनेशन के दौरान उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए गर्व की बात है कि वैक्सीन हमारे देश में बनाई गई है, जबकि बड़े-बड़े देश अभी तक वैक्सीन नहीं बना पाए हैं। उप सिविल सर्जन ने बताया कि वैक्सीन भंडारण भी आसान है और इसकी लागत भी कम है। हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमने एक स्वदेशी तकनीक से वैक्सीन विकसित कर ली है। बड़े-बड़े विकसित देश जो हैं अमेरिका के अलावा वो भी विकसित नहीं कर पाए हैं। हमने बहुत ही कम समय में और बहुत ही सस्ती वैक्सीन उपलब्ध करवाई है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो अमेरिका की वैक्सीन है, फाइजर की और मॉडर्ना की, उनको -40 से 80 डिग्री पे रखना पड़ता है, जबकि हमारी वैक्सीन को साधारण टेम्परेचर पे 4 से 8 डिग्री पे रख सकते हैं। ये ट्रांसपोर्टेशन में इसकी बड़ी आसानी रहती है और ये काफ़ी उनके मुकाबले सस्ती पड़ती है। हमारे देश के वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ा गौरव का विषय है। कोविड वैक्सीन जो हमारी वैक्सीन मैंने लगवाए हुए, इंजेक्शन लगवाए हुए इसका, और इसका बहुत ही फ़ायदा है। पहली डोज मैंने लगवा ली है और दूसरी डोज ये 28 दिन के बाद लगेगी। उसके बाद ये है कि पहली डोज लगवाने के बाद मैं अपने आप को काफ़ी सेफ महसूस कर रहा हूँ और मुझे इतनी खुशी है कि जो वैक्सीन कोविशील्ड लगवाई है हमारे देश की है, हमारी सरकार ने, भारत सरकार ने इससे बहुत ही अच्छा काम किया है। और मैं दिल से उन डॉक्टर्स, उन साइंटिस्ट का धन्यवाद करता हूँ कि जो हमारे देश के, हमें गर्व है उन साइंटिस्ट पे जिन्होंने भारत देश का नाम इतना ऊंचा किया। वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है, इसको लगाने से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। मैं कोरोना के नामक बीमारी से, जो एक ये भयानक बीमारी फैली थी, उसके डर से, जो उसके डर के साए में जी रही थी, उससे सुरक्षित हो गई हूँ। तो ये सरकार ने जो ये हमारे देश में जो वैक्सीन बनाई है, ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है। शुक्रवार को मैंने वैक्सीन लगवाई थी। मुझे अब तक कोई ना फीवर है, न कोई थकान है, न कोई प्रॉब्लम आई है। तो ये वैक्सीन मैं सब लोगों से अपील करता हूँ कि सभी को लगवानी चाहिए और इसी से हम कोरोना को हरा सकते हैं और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है जिससे हम कोरोना का हरा सकते हैं। कोविशील्ड वैक्सीन जो जिला जींद में प्राप्त हुई है वो लगभग दैनिक हिसाब से स्वास्थ्य कर्मियों पे लगाई जा रही है और अभी तक कुछ छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट्स जैसे बुखार, बॉडी पेन ही देखने में आए हैं, वो भी कुछ एक कर्मचारियों। भारत ने कोरोना के विरुद्ध संघर्ष में एक महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 20,29,000 से अधिक लाभार्थियों को टीके लगाए जा चुके हैं। इसके अलावा कोरोना के दैनिक मामलों में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या में भी कमी आई है। कोरोना वायरस के सामने आने के 8 महीने बाद संक्रमण से मृत्यु दर घटकर 1.44% रह गई है। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क हमेशा सही ढंग से पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ बार-बार धोएं।
जल जीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार ने वर्ष 2024 तक देश के हर घर में नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, परंतु प्रदेश सरकार द्वारा इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए इसे 2022 तक ही पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए सरकार ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। ग्राम जल एवं सीवरेज समिति ने सहायक एजेंसियों के साथ तालमेल किया है। सिरसा जिले के जल जीवन अभियान के सलाहकार राकेश कुमार ने बताया कि भारत सरकार द्वारा चलाए गए जल जीवन मिशन अभियान का लक्ष्य प्रत्येक घर में साफ पानी उपलब्ध करवाना है। 51% कनेक्शन हमारे पहले से ही सैंक्शन है और जो बचे हुए कनेक्शन है, जो अवैध कनेक्शन थे, उसको भी सरकार द्वारा, विभाग द्वारा सैंक्शन कर दिया गया है। सिरसा जिले के बारे में बात करें तो सिरसा जिले में 99% कनेक्शन हमारे वैध हो चुके हैं। मात्र 1% कनेक्शन जो फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन है, जहां पर हमारी पाइपलाइन नहीं जा रही थी, उन घरों में हमने पाइपलाइन बिछाने का कार्य स्टार्ट कर दिया है। इसमें रंगड़ी खेड़ा, खाजा खेड़ा, रोहन गांव और इस तरह के काफी सारे हमारे गांव हैं, जो हमारा लक्ष्य है कि 2022 तक हम सभी घरों में शुद्ध पेयजल पहुंचा देंगे। इसी कड़ी में सिरसा जिले में आज निजी संस्था द्वारा साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया है। इस यात्रा के दौरान हर घर में नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाने का संदेश दिया जाएगा। जिले में लगभग 100 गांवों का विजिट करने जा रहा हूं और इस यात्रा के दौरान मैं उन सभी सरपंच से मिलूंगा, उनको पूरे मिशन के बारे में मैं बताना चाहूंगा और जो मोटो है मिशन का कि सभी जो ये वाटर सप्लाई की जो कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम जन स्वास्थ्य विभाग जो है वो ग्राम पंचायत को सौंपना चाहता है और हम उसको सरपंच को मोटिवेट करेंगे और उनको बताएंगे कि वो इसको ग्राम पंचायत जो है वो इसको आगे से चलाए ताकि इसकी और अच्छी इसके रिजल्ट आ सके। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार द्वारा हर घर में स्वच्छ जल पहुंचाने की योजना सराहनीय है। सरकार की जो पेयजल योजना है वो आज अच्छी तरह से कामयाब है और हर घरों में पीने के पानी की व्यवस्था पूरी है और खेतों में भी, ढाणियों में भी अच्छी व्यवस्था है, कोई कमी नहीं है, सारे खुशहाली में है। कृषि मंत्रालय के अनुसार मौजूदा खरीफ विपणन कार्यक्रम में 84 लाख से अधिक किसानों को फायदा हुआ। इस दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक की खरीद हुई। कृषि मंत्रालय ने बताया कि सरकार अपनी मौजूदा योजनाओं के अनुसार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ फसलों की खरीद जारी रखे हुए है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों से करीब 587 लाख टन धान की खरीद की गई है, जो पिछले साल 488 लाख टन की खरीद के मुकाबले 20.28% अधिक है। आरटीए विभाग द्वारा आज करनाल में वाणिज्य वाहन चालकों को ट्रांसपोर्ट नगर और हैवी लाइसेंस स्कूल में प्रशिक्षण व ट्रैफिक नियमों संबंधी जानकारी दी गई। मौके पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस व आरटीए विभाग के अधिकारियों ने हैवी ड्राइविंग लाइसेंस की ट्रेनिंग लेने आए चालकों को बताया कि लाइसेंस प्राप्त करने के बाद सड़क पर वाहन चलाने के साथ दूसरों की सुरक्षा की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। ट्रैफिक पुलिस के उप निरीक्षक ने ट्रांसपोर्ट नगर में मौजूद ट्रक चालकों को बताया कि उन्हें शराब पीकर वाहन चलाने से बचना चाहिए और वाहन चलाते वक्त पूरी सतर्कता बरतनी चाहिए। प्रशिक्षण के दौरान मौजूद वाहन चालकों ने परिवहन विभाग के इस पहल का स्वागत करते हुए शपथ ली कि वो भविष्य में सभी तरह के ट्रैफिक नियमों की पालना करेंगे। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए लाभकारी सिद्ध हो रही है। योजना के तहत कम प्रीमियम पर एक व्यापक फसल जोखिम बीमा किया जाता है। कुरुक्षेत्र के कृषि उपनिदेशक डॉक्टर प्रदीप मील ने बताया कि जिले में 6,000 किसानों को 5 करोड़ रुपए मुआवजे के रूप में दिए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के तहत नुकसान का कवरेज बढ़ने और जोखिम कम होने से अनेक किसानों को लाभ मिला है। 33,000 किसानों ने अपना फसल का बीमा करवाया था और उसमें से जो किसानों ने अपनी इंटीमेशन दी जिसकी वजह से फसल खराब हुई या एवरेज यील्ड के बेसिस पे 4634 फार्मर को 7 करोड़ के करीब बेनिफिट मिला है। इसी तरह रबी 2019-20 में 34,000 फार्मर ने बीमा करवाया था और उनको भी यील्ड के बेसिस पे जो लॉस हुआ है, जो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट डिपार्टमेंट और कंपनी और किसानों ने मिलके किए हैं, उसके बेस पर 6,000 फार्मर को बेनिफिट दिया गया है, लगभग 5 करोड़ रुपए का।
लाभार्थी किसानों ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत उनके नुकसान की भरपाई हो जाती है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की इस योजना का उन्हें बहुत लाभ हुआ है, जिसके लिए वे सरकार का धन्यवाद करते हैं। कारण मेरी गेहूं की फसल खराब हो गई थी, उसके बाद मैंने तुरंत अगले दिन फार्म भरा था फसल बीमा योजना के तहत। तो जब उसका सर्वे हुआ उसके बाद एडीओ साहब आए हमारे, उन्होंने सर्वे किया, बाद में मेरे को 55,000 मिला है उसमें, जो हमारा खराबा हुआ है उसमें फसल का। तो ये योजना बहुत बढ़िया है, सभी किसानों को करवाना चाहिए। मैंने अपना रजिस्ट्रेशन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत करवाया था, उसके अंदर मेरा क्लेम 16,000 रुपये का आया है और ये बहुत अच्छी स्कीम है किसानों के लिए। इसके लिए मैं सरकार का और हरियाणा सरकार का धन्यवाद करता हूँ। मेरा 33,334 रुपये क्लेम है। ये गेहूं का है सर, और डर गया था कि जिस टाइम मेरी फसल खराब हुई थी कि मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा करवाया था, जिससे कि मेरा नुकसान हो गया था और मुझे इसका क्लेम मिला है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हरियाणा सरकार का, जिन्होंने कि मुझे मुआवजा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कल दिल्ली में हुई हिंसक घटना की निंदा की। प्रदेश के किसानों को आंदोलन से अलग होने का किया आह्वान। कल दिल्ली में हुई हिंसक घटना के मद्देनजर प्रदेश भर में हाई अलर्ट जारी। पुलिस महानिदेशक ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने कोरोना महामारी के चलते 10वीं और 12वीं कक्षाओं का पाठ्यक्रम 30% तक कम करने का लिया निर्णय। और भारत ने कोरोना के विरुद्ध संघर्ष में महत्वपूर्ण पड़ाव किया पार। अब तक 20,29,000 से अधिक लोगों का किया गया टीकाकरण। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।